आपका अपने चैनल सिखो सिखाओ लाइव बनाओ में स्वागत है। आप देख रहे हैं एस.के. पांडे की किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास, पेज नंबर 410 से 441 तक। अध्याय 9, मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। मुगल कालीन इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित है। बाबरनामा, इसे तुझ के बाबरी या याक्याते बाबरी भी कहा जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरीज द्वारा किया गया। अब्दुल रहीम खाना ने 1598 ईस्वी से 90 ईस्वी में इसका फारसी अनुवाद किया। इन संस्करणों का उर्दू अनुवाद मिर्जा नासिरुद्दीन हैदर ने दिल्ली में 1924 में प्रकाशित किया। बाबर के विषय में जानने के लिए यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तारीख-ए-रशीदी, इस ग्रंथ की रचना मिर्जा मोहम्मद हैदर ने फारसी भाषा में किया है। इसमें उसने बाबर व हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मिर्जा हैदर बाबर का संबंधी था। छोटी आयु में ही उसकी सेवा में आ गया था। अपने इस ग्रंथ में उसने तत्कालीन समय की घटनाओं को जो अपनी आंखों से देखा वर्णन किया। उसने तारीख-ए-रशीदी को 2 भागों में लिखा। एक भाग में 1527 ईस्वी से 1533 ईस्वी तक के मध्य के समय की बाबर और हुमायूं की घटनाओं का उल्लेख किया तथा दूसरे भाग में 1541 ईस्वी तक अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया। हुमायूंनामा बादशाह अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी। इस ग्रंथ के अधिकांश भाग में गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय, पराजय और कठिनाइयों का वर्णन किया है। उसने हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन किया। तज़किरात उल वाक़ियात, इस ग्रंथ की रचना जौहर आफ्ताबची ने अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में की थी। जौहर आफ्ताबची वर्षों तक हुमायूं की सेवा में रहा। ये हुमायूं के सैनिक अभियानों से लेकर दुर्दिन तक उसके साथ रहा। इस कारण हुमायूं के विषय में जानने के लिए ये ग्रंथ प्रामाणिक माना जाता है। तारीख-ए-दौलत-ए-शेरशाही, इस ग्रंथ की रचना हसन अली खान ने फारसी भाषा में लिखा था। इससे शेरशाह के व्यक्तित्व, जीवन और शासन के बारे में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। तारीख-ए-शेरशाही, अब्बास खां सरवानी ने अकबर के आदेश पर इस ग्रंथ को फारसी में लिखा था। इस ग्रंथ से शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश पड़ता है। वाक़ियात-ए-मुश्ताकी, यह शेख रिज़ाकुल्लाह मुश्ताकी द्वारा फारसी भाषा में लिखित लोदी और सूरकाल पर प्रकाश डालने वाली सबसे पहली पुस्तक है। इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से लेकर अकबर के शासन काल के मध्य भाग तक का वर्णन मिलता है। तारीख-ए-दाऊदी, अब्दुल्ला ने इस ग्रंथ की रचना संभवतः जहांगीर के शासनकाल में की। इसमें उसने शेरशाह के शासनकाल के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अकबरनामा, इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल-फजल ने की थी। यह मुगल इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके 3 भाग है। तीसरा भाग आईने अकबरी, अकबरनामा की जान है। इसके पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे और तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है। तबकात-ए-अकबरी, इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद थे। ये 3 भागों में विभाजित है। इसमें भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। इस प्रकार मध्ययुगीन भारत के एक बड़े भाग का इतिहास जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तारीख-ए-बदायूनी, इसके लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। वह अकबर के समय का महत्वपूर्ण विद्वान था। अकबर ने उसे अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया तथा इमाम के पद पर नियुक्त किया। उसने कई अरबी और संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। तारीख-ए-बदायूनी के 3 भाग है। प्रथम भाग में सुबुक्तगीन के समय से लेकर हुमायूं के शासन काल तक की घटनाओं का वर्णन है तथा दूसरे भाग में 1594 ईस्वी तक के अकबर के शासन की घटनाएं हैं। तीसरे भाग में बदायूनी ने समकालीन विद्वानों और संतों के जीवन के बारे में उल्लेख किया है। तुजुक-ए-जहांगीरी, यह जहांगीर की आत्मकथा है जिसमें उसने अपने सिंहासन पर बैठने से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक का वर्णन किया है। बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण आगे की घटनाओं को लिखने का दायित्व अपने बख्शी मुतामिद खां को सौंप दिया जिसने जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक
की घटनाओं को लिखा। इकबालनामा इसे मुतामिद खान ने लिखा था। ये 3 भागों में है। प्रथम भाग में अमीर तैमूर के परिवार, बाबर तथा हुमायूं के काल का इतिहास है। दूसरे भाग में बादशाह अकबर के समय का इतिहास है तथा तीसरे भाग में जहांगीर के काल का इतिहास है। पातशाहनामा 3 दरबारी इतिहासकारों ने अलग लिखा है। तीनों मूलतया शाहजहां के काल के इतिहास को लिखा है। सर्वप्रथम बादशाहों ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में मोहम्मद अमीर काजविनी को अपने शासन काल के इतिहास लिखने का आदेश दिया। उसने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को लिखा। बाद में शाहजहां आगे की घटनाओं को लिखने पर रोक लगा दिया। अमीर काजविनी शाहजहां का पक्षधर था। अपने 10 साल की घटनाओं में उसने शाहजहां के विद्रोह के लिए बेगम नूरजहां को दोषी ठहराया। कुछ समय पश्चात शाहजहां ने इसे पुनः लिखने का आदेश दिया। इस कार्य के लिए उसने अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया। उसने भी अपने ग्रंथ का नाम पातशाहनामा रखा। उसने पातशाहनामा को 2 भागों में विभक्त किया। प्रथम भाग में अमीर तैमूर से लेकर शाहजहां के काल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया तथा दूसरे भाग में शाहजहां के शासन के अगले 10 वर्षों तक का उल्लेख किया। तीसरे पातशाहनामा की रचना मोहम्मद वारिस ने की थी। अब्दुल हमीद लाहौरी वृद्ध होने के कारण शाहजहां के काल की आगे की घटनाओं को लिखने का उत्तरदायित्व वारिस को सौंप दिया। वारिस ने अब्दुल हमीद लाहौरी के पातशाहनामा को ही आधार बनाकर शाहजहां के काल का संपूर्ण इतिहास लिखा। मुंतखाब उल लबाब इसकी रचना हाशिम खफी खान ने की थी। इस ग्रंथ में उसने मुगल काल के इतिहास को बादशाह बाबर के भारत पर आक्रमण से लेकर उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रथम 15 वर्षों तक लिखा है। खफी खौ ईरानी था। औरंगजेब के शासन काल में यह उच्च पद पर था। बाद में वह हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क का दीवान बन गया। अपने इस ग्रंथ को उसने मोहम्मद शाह को भेंट किया। नुस्खा-ए दिलखुशा उसके लेखक भीमसेन थे। उसने ये ग्रंथ तब लिखा जब वह राज्य की सेवा से पूर्णतया मुक्त था। इस कारण उसने पूरी निष्पक्षता से तत्कालीन घटनाओं का वर्णन किया है। ये ग्रंथ समकालीन इतिहास, मुख्यतया दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खुलासात उत-तवारिय इसकी रचना सुजानराय खत्री ने की थी। इस ग्रंथ में उसने महाभारत के पांडव से लेकर मुगल शासक औरंगजेब के समय तक का इतिहास लिखा है। कानून हुमायूं ये ख्वांद मीर की अंतिम रचना है। 1533 ईस्वी में उसने इसे लिखना प्रारंभ किया तथा 1534 ईस्वी में पूरा किया। ये हुमायूं के काल का एक समसामयिक ग्रंथ है जिसमें उसने तत्कालीन समय की आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है। तोहफाए अकबर शाही अब्बास खां सरवानी ने ये पुस्तक अकबर के आदेश पर लिखा था। इसमें शेरशाह के शासन का विस्तृत विवरण मिलता है। ये ग्रंथ अकबर को समर्पित की गई थी। इन ग्रंथों के अतिरिक्त अहमद यादगार की तारीख ए शाही, मीर अलाउद्दौला कजवीनी की नफाइस उल मनासिर, मोहम्मद सालेह का अमल सालेह, सादिक खां की तारीख ए शाहजहानी, ईश्वरदास नागर की फुतहात ए आलमगीरी व साकी मुस्तीद खां की मासिर ए आलमगीरी आदि मुगलकालीन इतिहास जाने की महत्वपूर्ण स्रोत है। अध्याय 10 मुगल वंश। मुगल शब्द लैटिन शब्द मॉन्ग से मिलाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वह पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। लेकिन उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी मां के वंश से मानने पर जोर दिया है, इसीलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाया। बाबर के संपूर्ण जीवन 1433 ईस्वी से 1530 ईस्वी को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। 1 आरंभिक जीवन एवं काबुल की विजय। 2 काबुल के शासक के रूप में। 3 भारत में उसकी गतिविधियां। बाबर 1483 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। जन्म स्थान अंदीजन परगना। मूल नाम दीन मोहम्मद बाबर। माता कुतलुब निगार। पिता उमर शेख मिर्जा। उपाधि बादशाह, बादशाह कलंदर। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने पहली बार तैमूरी परंपरा के विरुद्ध बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पूर्व वह मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था।
1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया था। उसकी इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। सिक्के बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। उसके चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी ओर बाबर का नाम व उपाधि अंकित थी। बाबर की आत्मकथा। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी की रचना की। इसे बाबरनामा या वाक़ियात बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम अकबर के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खां ने किया। इसके तुरंत बाद 1590 ईस्वी में अब्दुर्रहीम खान खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया। बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन अर्स्किन व एल्किंग ने 1826 ईस्वी में किया। मिजेस बेवरेज ने सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1905 ईस्वी में किया। बाबर ने तुर्की भाषा में एक एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया। उसने मुबयान नामक एक पद्य शैली का विकास करवाया। बाबर ने रिसाल-ए-उसूज की रचना की जिसे खत-ए-बाबरी भी कहते हैं। प्रारंभिक जीवन। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजन फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार था। पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसके धमनियों में 2 वीर विजेताओं का रक्त प्रवाहित था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना की एक छोटी सी जागीर के मालिक थे। 1494 ईस्वी में एक दुर्घटना में उमर शेख की मृत्यु हो गई। उस समय बाबर की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। अतः 12 वर्ष की आयु में ही 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना शासक के रूप में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। उसे सबसे अधिक खतरा अपने संबंधियों से था, जिसमें उसके चाचा अहमद मिर्जा व मामा महमूद खां प्रमुख थे। दोनों ने बाबर की अल्पायु का लाभ उठाकर फरगना पर 2 बार संयुक्त आक्रमण किए, किंतु बाबर ने दृढ़ता से उनका मुकाबला कर इस आक्रमण को विफल कर दिया। अंत में वे एक समझौता कर समरकंद वापस चले गए। इस प्रकार बाबर ने बाह्य आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। तत्पश्चात अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ किया। फरगना और समरकंद का निकल जाना बाबर महत्वाकांक्षी था। फरगना में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद वह तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतना चाहता था, जो उसके चाचा अहमद मिर्जा के अधिकार में था। समरकंद को जीतने का बाबर के 2 उद्देश्य थे। पहला ये था कि समरकंद फरगना की सीमा के निकट था। इस पर अधिकार हो जाने पर पश्चिम की तरफ से फरगना के राज्य की सुरक्षा हो जाती। दूसरा कारण ये था कि समरकंद 140 वर्षों से तैमूरियों की राजधानी रहा था। इस पर अधिकार के बाद बाबर की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। समरकंद के विषय में स्वयं बाबर ने लिखा है कि मनुष्य के रहने के लायक दुनिया के किसी भी हिस्से में समरकंद जैसा आनंददायक कोई और शहर नहीं है। बाबर 2 बार समरकंद पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1496 ईस्वी में किया, जो असफल रहा। 1497 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया तथा 7 माह के कठोर घेराबंदी के बाद समरकंद पर अधिकार करने में सफल हुआ। किंतु समरकंद पर उसका यह अधिकार स्थायी नहीं रहा। लगभग 100 दिनों के बाद उसके अनुपस्थिति के कारण उसके राज्य फरगना में विद्रोह हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए बाबर समरकंद से फरगना के लिए कूच किया, किंतु उसके वहां पहुंचने से पहले फरगना पर विद्रोहियों का अधिकार हो चुका था। विद्रोहियों ने बाबर के सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया था तथा राज्य के शेष भाग को उसके मामा महमूद खां ने अधिकार कर लिया। बाबर फरगना से पुनः समरकंद के लिए लौटा, किंतु उज़्बेक सरदार शैबानी खां ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बाबर के हाथ से समरकंद और फरगना दोनों निकल गया। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि मैंने फरगना के लिए समरकंद खो दिया और अब फरगना भी मेरे हाथ से निकल गया।
बाबर का राजनैतिक निर्वासन समरकंद और फरगना आंधी जिंद दोनों के छिन जाने के बाद बाबर की स्थिति एक बेघर प्रवासी जैसी हो गई थी। अब उसका अधिकार केवल खोजंद नामक छोटे से पहाड़ी प्रदेश पर रह गया था। किंतु बाबर चुपचाप बैठने वाला नहीं था। शासन करने की आकांक्षा और जीतने की इच्छा से प्रेरित होकर वह पुनः तैयार हुआ तथा 1499 ईस्वी में फरगना पर पुनः अधिकार कर लिया। परंतु इस बार भी भाग्य ने पूरी तरह बाबर का साथ नहीं दिया। फलस्वरूप 1500 ईस्वी में फरगना उसके हाथों से निकल गया। बाबर का घुमक्कड़ जीवन एक बार पुनः प्रारंभ हो गया। इसी बीच बाबर ने समरकंद की ओर कूच किया तथा वहां के उज़्बेक शासक शैबानी खां को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया। समरकंद पर बाबर का अधिकार थोड़े समय तक रहा। 8 माह बाद शैबानी खां ने विशाल सेना के साथ 1502 ईस्वी में सरेपुल के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर को पराजित कर हमेशा के लिए उसे मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इसी युद्ध में शैबानी खां बाबर के विरुद्ध उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर एक बार पुनः 3 वर्षों तक अर्थात 1502 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक निर्वासित एवं हारे हुए जुवारी की भांति अपने भाग्य के परीक्षण के लिए इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते बाबर को पहली बार भारत और उसकी अपार संपदा के बारे में एक बुढ़िया से जानकारी प्राप्त हुई। अतः उसने काबुल की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। काबुल पर अधिकार समरकंद और फरगना के निकल जाने के बाद बाबर अपना रुख काबुल की ओर आकर्षित किया। इस बार भाग्य ने बाबर का साथ दिया। उस समय काबुल में राजनीतिक उपद्रव फैला था। बाबर के सबसे छोटे चाचा उलग बेग के 1501 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके पुत्र अब्दुर्रज्जाक को मुकीन बेग नामक विश्वासघाती ने गद्दी से हटाकर उस पर अधिकार कर लिया था। उधर कुदूस के गवर्नर खुसरो शाह की पराजय के पश्चात उसके बहादुर सिपाही बाबर से आ मिले, जिससे बाबर की सैनिक शक्ति में वृद्धि हुई। बाबर ने स्थिति का लाभ उठाकर 1504 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। काबुल विजय के बाद बाबर के राजनीतिक जीवन में स्थिरता आई। वह वहां का शासक बन गया। इसी समय उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पहली बार मिर्जा की जगह बादशाह की उपाधि धारण की। समरकंद विजय काबुल विजय के पश्चात बाबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अब उसे आगामी सैनिक अभियानों के लिए तैयारी करने का अवसर मिल गया। 1507 ईस्वी में उसने कंधार पर विजय प्राप्त कर उसे अपने भाई को सौंप दिया। किंतु दुर्भाग्यवश शीघ्र ही कंधार उसके अधिकार से निकल गया। अब उसने अपना ध्यान समरकंद की ओर आकर्षित किया। समरकंद को विजित करना कठिन कार्य था। अतः बाबर ने 1511 और 12 ईस्वी में ईरान के शाह इस्माइल शफवी की सहायता से समरकंद, बुखारा एवं खुरासान पर विजय प्राप्त की। ईरान की सहायता प्राप्त करने के लिए बाबर ने कुछ समय के लिए शिया मत भी स्वीकार कर लिया था। इस विजय के बाद उसका साम्राज्य ताशकंद, कुदूस, हिसार, समरकंद, बुखारा, फरगना, काबुल और गजनी तक विस्तृत हो गया। किंतु यह अधिकार भी उसके लिए क्षणिक सिद्ध हुए और कुछ ही समय पश्चात ये प्रदेश उसके हाथ से निकल गया। काबुल वापस समरकंद व उसके निकटवर्ती प्रदेशों ट्रांस ऑक्सियान पर बाबर के अधिकार क्षणिक सिद्ध हुए। ईरान के शाह के वापस लौटते ही उज़्बेकों ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। 1512 ईस्वी में उज़्बेक नेता ओबेदुल्ला खान बाबर को परास्त कर समरकंद से खदेड़ दिया। इस प्रकार धीरे धीरे बदख्शा को छोड़कर सभी प्रदेश उसके हाथ से निकल गया। अतः बदख्शा का प्रबंध खान मिर्जा को सौंपकर बाबर 1513 और 14 ईस्वी में काबुल लौट गया। अतः जब बाबर ने ये देखा कि उत्तर पश्चिम में उसे राफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसने दक्षिण पूर्व की ओर अथवा भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। भारत पर आरंभिक आक्रमण बाबर 1524 और 25 ईस्वी तक काबुल का शासक बना रहा। इसी बीच उसने भारत की भावी विजय की योजना बनाई। कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से जूझते जूझते बाबर की राजनीतिक सूझबूझ अत्यधिक बढ़ गई थी। निरंतर युद्धों में लिप्त रहने के कारण वह मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों की युद्ध प्रणाली से पूरी तरह परिचित हो गया था। उसने उज़्बेकों से तुलगुमा व्यूह प्रणाली, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोलों व अफगानों से व्यूह रचना सीखी। काबुल में ही बाबर को उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा नामक तुर्क तोपचियों की सेवाएं प्राप्त हुई, जिनकी सहायता से उसने तोपखाने को प्रभावशाली बनाया।
बाबर ने उस्ताद अली कुली को अपने तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की वही स्थिति थी जो मोहम्मद गोरी और गजनवी के समय थी। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों के समूह में था जो निरंतर संघर्ष और आंतरिक कलह से पीड़ित थे। इनकी दुर्बल और अस्थिर स्थिति ने बाबर की विजय को आसान कर दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी एवं गुजरात तथा 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर थे। मेवाड़ का शासक राणा सांगा एक शक्तिशाली शासक था। विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय था जो बाबर का समकालीन था। बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। बाबर के भारत पर आक्रमण के विषय में विवाद है, किंतु स्वयं बाबर 5 आक्रमण की बात करता है। प्रथम आक्रमण सर्वप्रथम 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत की ओर प्रस्थान किया तथा यूसुफजाइयों को अपने नियंत्रण में कर बाजौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाजौर पर आक्रमण के समय बाबर ने तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया। ये पहला अवसर था जब भारत के किसी युद्ध में तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात बाबर ने झेलम नदी के तट पर स्थित भीरा नामक स्थान पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। बाबर ने इस अभियान में अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था कि वे वहां के लोगों, पशुओं एवं कृषि को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इसका कारण ये था कि बाबर वहां के लोगों की सहानुभूति एवं श्रद्धा प्राप्त कर वहां शासन करना चाहता था। भीरा से ही बाबर ने अपने दूत मुल्ला मुर्शीद को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास ये संदेश भेजा कि जिन स्थानों पर बाबर के पूर्वजों का अधिकार था उन्हें वापस लौटा दिया जाए। किंतु दौलत खां ने राजदूत को लाहौर में ही रोक लिया, जिससे बाबर को उस संदेश का कोई उत्तर प्राप्त न हो सका। बाबर भीरा की व्यवस्था अपने एक प्रतिनिधि हिंदू बेग को सौंपकर काबुल लौट गया, किंतु उसकी भीरा विजय अस्थायी सिद्ध हुई। उसके काबुल लौटते ही भीरा की जनता ने हिंदू बेग के विरुद्ध विद्रोह कर उसे वहां से भागने के लिए विवश कर दिया। दूसरा आक्रमण दूसरी बार बाबर ने सितंबर 1599 ईस्वी में भारत की ओर रुख किया। वह अपनी सेना के साथ खैबर की दरों की ओर से आगे बढ़ा। इस आक्रमण के उसके 2 उद्देश्य थे। पहला, यूसुफजाई कबीले के लोगों को अपने अधीन करना तथा दूसरा, पेशावर को अपनी सैनिक शक्ति का केंद्र बनाना। किंतु बदख्शों में विद्रोह की सूचना पाकर वह काबुल वापस लौट गया। तीसरा आक्रमण बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 में हुआ। इस बार उसने बजौर तथा भीरा को पुनः विजित कर लिया। तत्पश्चात वह सियालकोट की ओर बढ़ा, जिस पर बिना किसी प्रतिरोध के अधिकार कर लिया। यहां से वह आगे बढ़ने की योजना बना ही रहा था कि उसे यह सूचना मिली कि उसकी अनुपस्थिति में शाह बेग अरगून ने केंदहार में उपद्रव कर दिया है। अतः बाबर ने अरगून के विरुद्ध अभियान कर कंदहार पर अधिकार कर लिया। कंदहार पर अधिकार के पश्चात बाबर ने वहां का प्रबंध अपने पुत्र कामरान को सौंप दिया। चौथा आक्रमण बाबर ने 1524 ईस्वी में भारत के लिए पुनः अभियान किया। इस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका उसने उल्लंघन किया था। इसी समय दौलत खां तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिए। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां द्वारा बाबर को यह संदेश भिजवाया कि यह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां लोदी को गद्दी पर बैठाने में सहायता करें। उधर राणा सांगा ने भी बाबर के पास एक दूत भेजकर आगरा पर आक्रमण करने का आश्वासन दिया था। बाबर के लिए यह स्वर्ण अवसर था। शीघ्र ही उसने लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दौलत खां अपने 2 पुत्र गाजी खां और दिलावर खां के साथ बाबर से जा मिला। युद्ध के पश्चात बाबर ने दौलत खां को जलंधर एवं मुल्तान की जागीरें देने की पेशकश की। बाबर की इस पेशकश से दौलत खां संतुष्ट नहीं था। दौलत खां के दूसरे पुत्र दिलावर खां अपने पिता के साथ विश्वासघात कर बाबर का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप बाबर प्रसन्न होकर उसे सुल्तानपुर की जागीर तथा खाने खाना की उपाधि प्रदान की। आलम खां को दीपालपुर की जागीर प्रदान की गई, जिससे दौलत खां लोदी ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। अतः उसने बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र किया, किंतु सफल नहीं हुआ। बाबर के वापस लौटते ही दौलत खां ने सुल्तानपुर तथा दीपालपुर पर अधिकार कर लिया।
आलम खां भागकर काबुल में बाबर के पास शरण ली और उरा से सहायता की याचना की। बाबर से आश्वासन प्राप्त कर आलम खां काबुल से लौट आया, किंतु बाद में वह दौलत खां लोदी से मिल गया। दोनों ने संयुक्त रूप से दिल्ली विजित करने का प्रयास किए, किंतु इब्राहिम लोदी की सेना ने उन्हें पर जीत कर दिया। पांचवा आक्रमण। बाबर ने भारत पर अपना पांचवा और अंतिम आक्रमण 1525 ईस्वी में दौलत खां के विरुद्ध किया। उसने काबुल और कंदहार का प्रबंध अपने पुत्र कामरान को सौंपकर स्वयं एक शक्तिशाली सेना के साथ भारत की ओर प्रस्थान किया। इसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं बदख्शों से अपनी सेना के साथ मार्ग में उससे आ मिला। इसके अतिरिक्त पेशावर, सियालकोट और लाहौर की उसकी सैन्य टुकड़ियां भी उससे जुड़ गई। बाबर के इस विशाल सेना को देखकर दौलत खौरन और दिलावर की भागकर होशियारपुर जिले के मलौत में शरण लिए। बाबर ने उनका पीछा किया। अंत में दौलत खो ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे बंदी बनाकर बाबर के समक्ष लाया गया। बाबर ने एक कैदी के रूप में उसे भीरा भेजने का आदेश दिया, किंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। आलम खां बाबर की सेवा में उपस्थित हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध तक उसके साथ जुड़ा रहा। दौलत खां लोदी के अधिकांश सिपाही बाबर की सेना में शामिल हो गए। अब बाबर लाहौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार कर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। बाबर के अभियान की सूचना पाकर सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसके विरुद्ध एक विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। इसके अतिरिक्त उसने 2 अन्य सैन्य दस्तों को हिसार फिराजा की ओर से बाबर की प्रगति रोकने के लिए भेजा, जिसमें से एक सेना की मुठभेड़ हुमायूं के साथ हुई, जिसे हुमायूं ने पराजित कर दिया। बाबर ने इसे बहुत अच्छा शगुन माना और हिसार फिरोजा जिला हुमायूं को भेंट कर दिया। बाबर यमुना नदी के किनारे होता हुआ 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत पहुंचा, जहां उसने अपना शिविर डाल दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। तिथि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पक्ष बाबर एवं इब्राहिम लोदी। परिणाम बाबर विजयी हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, किंतु उसकी सेना परंपरागत तरीके से विभाजित थी। वहीं दूसरी तरफ बाबर ने युद्ध से पूर्व स्थिति का पूरा जायजा लिया। उसने खायां खोदकर और पेड़ों की बाड़ खड़ी कर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की। अपनी सेना को उसने दाहिना, मध्यम, बायां, अग्रिम और सुरक्षित पंक्तियों में विभाजित किया। इस युद्ध में उसने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की पद्धति उस्मानी पद्धति कहा जाता था। इस विधि को उस्मानी पद्धति इसलिए कहा गया कि क्योंकि इसका प्रयोग उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के विरुद्ध किया था। बाबर की सहायता के लिए हुमायूं, उसके योग्य सरदार व 2 कुशल तोपची उस्ताद अली व मुस्तफ़ा मैदान में थे। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने भी युद्धस्थल में बाबर की सहायता की थी। तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली तथा बंदूकों का संचालन मुस्तफ़ा ने किया। तोपखाने की सहायता के लिए एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति थी, जिसमें खुसरो कुकुलदश और मोहम्मद अली जंग की कमान में सर्वाधिक कुशल गतिशील घोड़सवार सेना थी। हुमायूं और ख्वाजा कलां की कमान में सेना का दायां पक्ष था, जबकि सेना का बायां पक्ष मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और मेहदी ख्वाजा के कमान में था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। इब्राहिम लोदी पहल करने का इच्छुक नहीं था, यद्यपि बाबर ने अपने 4-5 हजार सिपाही भेजकर उस पर अप्रत्याशित हमला भी करवाया, किंतु ये सफल नहीं हुआ। अंततः 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ी। बाबर ने उसकी भूल का पूरा लाभ उठाया। इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया गया और उस पर वानों की वर्षा होने लगी। उस्ताद अली कुली तथा मुस्तफ़ा ने तोपों से शत्रुओं पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। अतः सुल्तान इब्राहिम लोदी की सैन्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अंत में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्धस्थल में मारा गया। वह मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्धस्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी के साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्धस्थल में मारा गया। इस प्रकार पानीपत के युद्ध के साथ ही प्रथम अफगान साम्राज्य का भी अंत हो गया।
27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली में उसके नाम का खुतिया पड़ा गया। इस प्रकार अफगानों की नई और पुरानी आगरा दिल्ली दोनों ही राजधानियां बाबर के अधीन हो गई। इसके साथ ही लोदियों के संपूर्ण राज्य पर भी उसकी सत्ता स्थापित हो गई। हुमायूं को आगरा में एकत्र लोदी खजाना भी मिल गया। इस धन से बाबर की आर्थिक कठिनाइयां से लिया गया है भी दूर हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाने व तुलुगमा पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। इस नवीन युद्ध पद्धति ने भारत में युद्ध का स्वरूप ही बदल दिया। पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात भी बाबर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सर्वप्रथम उसने अपने पुत्र हुमायूं को एक सैन्य टुकड़ी के साथ आगरा के लिए प्रस्थान का आदेश दिया। मेहदी और उसके दल को दिल्ली जाने तथा वहां के खजाने की रक्षा का आदेश दिया। तत्पश्चात वह पानीपत से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। दिल्ली पहुंचकर उसने तुगलकाबाद में अपना शिविर स्थापित किया। उसने वली की झील को शिकदार तथा दोस्त बेग को दिल्ली का दीवान नियुक्त किया। तत्पश्चात आगरा के लिए प्रस्थान किया। आगरा पहुंचने पर हुमायूं बाबर की सेवा में उपस्थित हुआ। खजाने के साथ उसने बाबर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी भेंट किया। हुमायूं ने ये हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त किया था, जिसका वजन 320 रत्ती था। हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे इनाम के तौर पर 70 लाख दाम सहित वह हीरा हुमायूं को लौटा दिया। अन्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशि एवं जागीरें प्रदान की। बाबर द्वारा इतनी उदारतापूर्वक धनराशि के वितरण के कारण ही लोगों ने उसे कलंदर कहना आरंभ किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी के परिवारों व उसके अधिकारियों के परिवारों को पूरा संरक्षण प्रदान किया, किंतु इब्राहिम की माता ने षड्यंत्र कर रसोइयों व नौकरानियों से सांठ गांठ कर बाबर के खाने में जहर मिला दिया, किंतु भाग्यवश बाबर बच गया। षड्यंत्र में शामिल अपराधियों को मृत्युदंड दिया गया तथा इब्राहिम लोदी की मां को बंदी गृह में डाल दिया गया। प्रमुख समस्याएं पानीपत के युद्ध के पश्चात भारत में बाबर की स्थिति अभी सुरक्षित नहीं हुई थी। मुक्त हाथों से अपने अमीरों व सैनिकों में खजाना वितरित कर उन्हें अपना समर्थक अवश्य बना लिया था, परंतु जनता अभी भी मुगलों की सत्ता स्वीकारने को तैयार नहीं थी। जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। कासिम खां संभाली ने संभल, निजाम खां ने बयाना, हसन खां मेवाती ने मेवात, महमूद जैतून ने धौलपुर, तातर खां साम्रगखानी ने ग्वालियर, हसन खां नोहानी ने रापरी, कुतुब खां ने इटावा, आलम खां ने कन्नौज, नसीर खां नोहानी और मारूफ फॉर्मूली ने बिहार तथा इसी प्रकार अन्य अफगान सरदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अफगानों ने दरिया खां नोहानी के पुत्र बहार खां को सुल्तान घोषित किया, जिसने सुल्तान महमूद की पदवी धारण कर बिहार का शासक बन बैठा। अफगानों के अतिरिक्त बाबर को राजपूतों से भी खतरा था। मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदनी राय के नेतृत्व में राजपूत संगठित होकर मुगलों को मार भगाने एवं हिंदू राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। राणा सांगा ने अपना प्रभाव आगरा के निकट पीलियाखार नदी तक बढ़ा लिया था। इसके अतिरिक्त बाबर के अपने सैनिक भी ग्रीष्मकाल में भारत में रुकना नहीं चाहते थे, अतः ये काबुल लौटना चाहते थे। इस प्रकार बाबर के समक्ष यह एक जटिल समस्या थी, किंतु उसने इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उसने अपने अमीरों व सैनिकों को अपने पक्ष में करने का निश्चय किया। एक प्रभावकारी वक्ता के रूप में अपने भाषण से बाबर ने सैनिकों में एक नवीन साहस एवं उत्साह उत्पन्न कर दिया। सैनिकों के समक्ष उसने काबुल की दरिद्रता व भारत के उज्जवल भविष्य का खाका खींचा। बाबर के इस वक्तव्य से उसके सभी अमीर व सैनिक संतुष्ट हो गए तथा भारत में रहने का निश्चय किए। केवल 2 अमीर ख्वाजा कला तथा मीर मीरान भारत में रहने के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्हें स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी गई। तत्पश्चात बाबर ने अफगानों से मैत्री एवं युद्ध करने की नीति अपनाई। उसने उन सभी अफगान सरदारों को अपनी सेवा में ले लिया जिन्होंने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। इससे प्रभावित होकर कोल अलीगढ़ का अफगान सरदार शेख घुरनन, अली खां मेवाती, फिरोज खां, शेख बायजीद, महमूद खां नोहानी, काजी जिया आदि अफगान सरदारों ने भी बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किंतु कुछ अफगान सरदार बाबर की अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे, अतः बाबर ने उनके विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय किया।
शीघ्र ही इटावा, कन्नौज, धौलपुर, रापरी, जौनपुर, गाजीपुर तथा कालपी पर मुगलों ने अधिकार कर अफगानों को मार भगाया। इस पूरे क्षेत्र को जुन्नैद बरलास को सौंप दिया गया। बाबर के इस कार्य से क्षुब्ध होकर अनेक अफगान सरदार राणा सांगा से जा मिले तथा बाबर के विरुद्ध योजना बनाने लगे। अब बाबर के दो शत्रु शेष बचे थे, मेवाड़ का राणा सांगा व बिहार तथा बंगाल के अफगान। बाबर ने पहले राजपूतों की शक्ति को कुचलने का निश्चय किया। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी। तिथि 16 मार्च 1527 ईस्वी। पक्ष बाबर और राणा सांग। परिणाम बाबर विजयी हुआ। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था। पानीपत के युद्ध ने बाबर को जहां दिल्ली का बादशाह बनाया, वहीं खानवा का युद्ध ने उसके विजयों को स्थायित्व प्रदान किया। युद्ध के कारण खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। राणा सांगा समझता था कि मध्य एशियाई लुटेरों की भांति बाबर भी दिल्ली को लूटकर तथा लोधी सत्ता को शक्तिहीन कर काबुल लौट जाएगा। इसीलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने व इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था। किंतु जब बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया तब राणा सांगा उसका विरोधी हो गया। इसके अतिरिक्त जब पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने अफगानों को कुचलने का निर्णय किया तो वे भागकर राणा सांगा के दरबार में शरण लिए। इसमें हसन खां मेवाती, महमूद लोदी व आलम खां लोदी प्रमुख थे। इन्होंने राणा सांगा को बाबर से युद्ध करने के लिए उत्तेजित किया। युद्ध से पूर्व खानवा के युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना के साथ बयाना पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय बयाना का शासक निजाम खां था, जो भयभीत होकर बाबर के पास शरण लिया तथा उसकी अधीनता स्वीकार कर उसे दुर्ग समर्पित कर दिया। बाबर ने निजाम खां को अपनी सेवा में ले लिया और उसके स्थान पर मेहदी ख्वाजा को बयाना में नियुक्त किया। किंतु राणा सांगा ने इसे पराजित कर बयाना पर अधिकार कर लिया। इस प्रारंभिक विफलता तथा काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की यह भविष्यवाणी की उस युद्ध में बाबर विजयी नहीं होगा। बाबर के सैनिक हतोत्साहित हो रहे थे, किंतु बाबर का साहस एवं धैर्य भंग नहीं हुआ। सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए उसने काफिरों के विरुद्ध जिहाद धर्मयुद्ध की घोषणा की। सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा नाटकीय ढंग से सभी के सम्मुख कभी शराब न पीने की शपथ ली। शराब के प्याले व बर्तनों को तुड़ा दिया और गजनी से आई हुई शराब में नमक डलवा दिया। इसके अतिरिक्त अपने राज्य क्षेत्र के सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा अथवा व्यापारिक कर से मुक्त कर दिया। उसके इन कार्यों का सैनिकों पर उचित एवं अपेक्षित प्रभाव पड़ा। अतः बाबर के सभी सैनिकों ने कुरान पर हाथ रखकर अंतिम सांस तक युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को सीकरी से 10 मील दूर खानवा नामक स्थान पर बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हसन खां मेवाती, महमूद लोदी तथा आलम खां लोदी ने राणा सांगा का साथ दिए। दोनों तरफ से सेनाएं तैयार थी। बाबर ने इस युद्ध में भी पानीपत के युद्ध पद्धति का ही अनुसरण किया। सेना के मध्य भाग का नेतृत्व स्वयं संभाला। हुमायूं को दाएं तथा मेहदी ख्वाजा को बाएं भाग का नेतृत्व प्रदान किया। तुलगमा पद्धति के लिए मलिक कासिम व मुनी मतका को नियुक्त किया। तोपखाना उस्ताद अली कुली व मुस्तफ़ा के अधीन था। उधर राणा सांगा ने 15 मार्च 1527 ईस्वी को बसावर से खानवा के लिए प्रस्थान किया। खानवा पहुंचकर उसने भी अपने सैनिकों को दाएं, बाएं व मध्य भाग में विभाजित किया। इस युद्ध में सैनिकों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। रशबुक विलियम के अनुसार बाबर और राणा सांगा के सेनाओं का अनुपात 1 से लिया गया है 8 था, जबकि A00 श्रीवास्तव के अनुसार यह अनुपात 1 से लिया गया है 2 था, जो अधिक तर्कसंगत है। 16 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ। यद्यपि राजपूत सेना बड़ी वीरता से लड़े किंतु पराजित हुए। अनेक राजपूत सरदार इस युद्ध में मारे गए। राणा सांगा युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। उसे अचेतावस्था में उसके सैनिकों द्वारा युद्ध स्थल से हटा दिया गया। बाबर विजयी हुआ। अगले दिन उसने राजपूतों के मुंडों का ढेर लगवाया तथा गाजी अर्थात काफिरों के विरुद्ध युद्ध में विजयी का खिताब धारण कर अपने विजय की घोषणा की।
अपने मृतक शत्रुओं के मुंडों के ढेर लगावा कर खुशी मनाना मंगोलों की एक परंपरा थी। परिणाम, खानवा के युद्ध में विजय बाबर के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ था। अब उसका घुमक्कड़ और अस्थिर जीवन समाप्त हो गया। पानीपत के युद्ध ने बाबर को भारत में पांव रखने का अवसर प्रदान किया, वहीं खानवा के युद्ध ने उसे भारत में स्थिरता प्रदान की। तो उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई, साथ ही साथ उसके राज्य के खोने का भय भी समाप्त हो गया। खानवा के युद्ध में पराजय के साथ साथ राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा भी समाप्त हो गया। राजपूतों के हिंदू राज्य स्थापित करने तथा अफगानों के पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने का स्वप्न सदा के लिए टूट गया। खानवा के युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि बाबर की शक्ति का केंद्र काबुल के स्थान पर दिल्ली हो गया। इसके अतिरिक्त उसने मेवात पर आक्रमण कर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद बाबर ने अपने सैनिकों व अमीरों को स्वदेश काबुल लौटने की अनुमति प्रदान कर दी तथा हुमायूं को बदख्शों का प्रशासन संभालने का आदेश दिया। चंद्री का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी। तिथि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। पक्ष बाबर और मेदिनी राय। परिणाम बाबर विजयी हुआ। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने चंदेरी की ओर अपना ध्यान दिया। चंद्री सामरिक दृष्टिकोण से बाबर के लिए महत्वपूर्ण था। वह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था तथा मालवा और उत्तर भारत की मुख्य सड़क वहां से गुजरती थी। चंद्री को जीतने के बाद न केवल राजपूत शक्ति दुर्बल होती बल्कि बाबर मालवा पर आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सकता था। बाबर के आक्रमण के समय चंद्री का शासक मेदिनी राय था। वह एक शक्तिशाली राजपूत शासक था। बाबर इसे स्वतंत्र छोड़ना उपयुक्त नहीं समझा, इसलिए उसने चंद्री पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अलवर, चंदावर, रापड़ी, इटावा पर अधिकार के बाद बाबर चंद्री की ओर बढ़ा। सर्वप्रथम उसने शमशाबाद के बदले मेदिनी राय से चंद्री मांगा, किंतु मेदिनी राय ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंत में बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी को दुर्ग घेर लिया। मुगलों को शक्तिशाली देखकर राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया तथा राजपूतों ने वीरतापूर्वक बाबर का सामना किया, किंतु अंत में पराजित हुए। मेदिनी राय युद्ध में मारा गया। चंद्री पर मुगलों का अधिकार हो गया। चंद्री का दुर्ग मालवा के शासकों के वंशज अहमद शाह को सौंपा गया तथा मुल्ला अपाक को चंद्री का शिकदार नियुक्त किया गया। मेदिनी राय की दो पुत्रियां, एक हुमायूं को तथा दूसरी कामरान को प्रदान की गई। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी। तिथि 5 मई 1529 ईस्वी। पक्ष बाबर व अफगानों के मध्य। परिणाम बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध अफगानों व बाबर के मध्य हुआ था। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद भी अफगान पूरी तरह निर्बल नहीं हुए थे। वे अभी भी बाबर की सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे थे। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय के बाद महमूद लोदी ने बिहार में जाकर शरण ली। कुछ समय बाद उसने एक विशाल सेना के साथ चुनार के निकट आ पहुंचा तथा चुनार के दुर्ग का घेरा डाल दिया, किंतु जब उसे बाबर के आगमन की सूचना मिली तो उसने घेरा उठा लिया और पीछे हट गया। राजपूतों की शक्ति को नष्ट करने के बाद अब केवल अफगान ही शेष बचे थे जो बाबर की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अतः बाबर ने अफगानों को पराजित करने के बाद उनकी शक्ति को नष्ट करने का निश्चय किया। यद्यपि बंगाल का शासक नुसरत शाह, जो बाबर का समकालीन था, अफगानों की सहायता कर रहा था जबकि बाबर से उसके संबंध अच्छे थे। इस संबंध में बाबर ने नुसरत शाह को संदेश भी भेजा कि वह अफगानों की सहायता न करे, किंतु नुसरत शाह ने बाबर के संदेश का कोई उत्तर नहीं दिया। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि सुल्तान नुसरत शाह अफगानों की सहायता कर रहा है। अब बाबर ने गंगा नदी पार कर आगे बढ़ने तथा अफगान एवं बंगाल की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने का निश्चय किया। उसने गंगा नदी पार कर घाघरा नदी के तट पर 5 मई 1529 ईस्वी को अफगानों को पराजित किया। मध्य युगीन इतिहास में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। परिणाम घाघरा के युद्ध में पराजित होने के बाद अफगानों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। महमूद खां लोहानी, जलाल खां, शेर खां सूरत, फर्दी खां जैसे अफगान सरदारों ने आत्मसमर्पण कर बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
लोहानी अफगानों के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर बाबर ने उन्हें बिहार वापस कर दिया। उधर बंगाल के शासक नुसरत शाह ने भी बाबर से संधि करना उचित समझा। अतः प्रकार बाबर तथा नुसरत शाह में एक संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों ने एक दूसरे के राजसत्ता का आदर करने तथा एक दूसरे के शत्रुओं को शरण न देने का वचन दिए। अंतिम दिन व मृत्यु। घाघरा के युद्ध में विजय के बाद भारत में बाबर की शक्ति स्थापित हो गई। उसका साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर बिहार और हिमालय से लेकर ग्वालियर तथा चंद्री तक विस्तृत हो गया। किंतु बिहार से लौटते समय उसे ज्ञात हुआ कि हुमायूं उज़्बेकों से समरकंद और फरगना लेने में असमर्थ है। इसलिए उसने हुमायूं के स्थान पर हिंदाल को बदख्शा प्रदान किया। किंतु जब सईद खां द्वारा बदख्शों पर आक्रमण की सूचना मिली तो बाबर ने मीर अली को सहायता के लिए भेजना चाहा, किंतु उसने जाने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात बाबर ने हुमायूं को पुनः बदख्शा जाने को कहा, किंतु उसने भी इनकार कर दिया। अतः बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर देकर वहां भेज दिया। संभल पहुंचकर हुमायूं बीमार हो गया, उसे आगरा लाया गया। उचित चिकित्सा के बाद भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। एक कथा के अनुसार अंत में बाबर ने ईश्वर से अपनी जिंदगी के बदले में हुमायूं की जिंदगी मांगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कुछ समय पश्चात हुमायूं के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा तथा बाबर बीमार हो गया। अपनी मृत्युशैया पर उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अंत में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। किंतु आधुनिक इतिहासकारों ने बाबर की मृत्यु की उपर्युक्त घटना का खंडन किया है। डॉक्टर 0R0S0 शर्मा के अनुसार बाबर की मृत्यु स्वयं की बीमारी से हुई थी। डॉक्टर 0R0P0 त्रिपाठी ने बाबर के मृत्यु के कारण उसके व्यस्त जीवन, भारत की गर्म जलवायु को माना, जबकि बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में एक षड्यंत्र द्वारा इब्राहिम लोदी की मां द्वारा उसे विष देने को माना। मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के चार बाग आरामबाग में दफनाया गया, किंतु बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफजई काबुल ले गई, जहां उसे एक उद्यान में दफना दिया गया। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी और 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में। जन्म स्थान काबुल। मूल नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद। उपनाम हुमायूं। माता माहम बेगम। पिता बाबर। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, असकरी व हिंदाल। इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, जिसे बाबर ने अपने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इन चार पुत्रों में हुमायूं का जन्म माहम सुल्ताना से, कामरान व अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम से तथा हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था। प्रारंभिक जीवन हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद तथा उपनाम हुमायूं था। उसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसकी माता का नाम माहम बेगम था, जो खुरासान के एक प्रतिष्ठित शिया परिवार से थीं। अपने सभी पुत्रों में बाबर हुमायूं को अधिक चाहता था, किंतु व्यस्त जीवन के कारण उसकी शिक्षा दीक्षा की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे सका। फिर भी 1514 ईस्वी में काबुल से लौटने के बाद बाबर ने हुमायूं की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। उसने मौलाना मसीही अल दीन रूहुल्लाह एवं मौलाना इलियास को हुमायूं के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। शीघ्र ही उसने तुर्की, फारसी एवं अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने फारसी में अनेक पद्य रचनाएं भी की। इसके अतिरिक्त हुमायूं को गणित, दर्शन, ज्योतिष, खगोल एवं चित्रकला में भी रुचि थी। हुमायूं की सैनिक शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया। वह तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में माहिर था। बाबर ने हुमायूं को छोटी आयु में राजकाज का कार्य देना आरंभ किया, जिसे उसने कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। 12 वर्ष की अवस्था में उसे बदख्शा के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने बाबर की सहायता की। पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व उसने हिसार, फिरोजा के निकट हामिद खां की सैनिक टुकड़ी को परास्त किया। हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे आगरा विजय के पश्चात पर्याप्त धन एवं कोहिनूर हीरा भेंट किया तथा संभल की जागीर प्रदान की। निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र। अपनी मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
किंतु उसके मृत्यु के बाद उसके प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य समझा और उसके स्थान पर बाबर के बहनोई मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया। किंतु बाद में अपने जीवन को खतरे में समझकर उसने यह विचार त्याग दिया और हुमायूं का समर्थन किया। राज्याभिषेक मेहदी ख्वाजा के समर्थन के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बिना किसी विरोध के आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर स्वर्ण मुद्राएं वितरित की गई। प्रारंभिक कठिनाइयां। गद्दी पर बैठने के पश्चात हुमायूं के समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। इसमें कुछ कठिनाइयां उसे अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी तथा कुछ उसके संबंधी मिर्जाओं और भाइयों ने प्रदान की। किंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे जो अभी भी मुगलों को भारत से निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयां इस प्रकार थी। असंगठित साम्राज्य। बाबर हुमायूं के लिए एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा था, किंतु वह संगठित नहीं था, क्योंकि बाबर का अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ। अतः वह अपने विजित राज्यों को संगठित कर उसे एक निश्चित प्रशासनिक रूप नहीं दे सका। इसके अतिरिक्त जनता मुगलों को विदेशी समझती थी तथा उनके अंदर अफगानों के प्रति स्वामी भक्ति शेष थी। अतः हुमायूं के समक्ष सर्वप्रथम समस्या प्रशासन को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने की थी। रिक्त कोष। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उस समय मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। राजकोष पूरा रिक्त था, क्योंकि बाबर ने धन का बहुत अपव्यय किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होने के बाद उसने अपने अमीरों, संबंधियों, दास दासियों व जनता को प्रसन्न करने के लिए काफी मात्रा में धन वितरित किया। इसी कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई। इसका परिणाम हुमायूं को भुगतना पड़ा। उसके पास धन का सर्वथा अभाव था। प्रो शून्य ऋषभुक विलियम्स के अनुसार हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक अवस्था का बहुत बड़ा हाथ था। संबंधी अथवा मिर्जा वर्ग। हुमायूं के संबंधियों में मोहम्मद जमा मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा तथा गिर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा प्रमुख थे। इनमें मोहम्मद जमा मिर्जा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा चचेरे भाई थे तथा दोनों बाबर के दामाद थे। इनका प्रभाव अमीर वर्ग पर था। समय समय पर इन दोनों ने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किए तथा उसके शत्रुओं का साथ दिए। हुमायूं के भाई हुमायूं को अपने भाइयों से भी कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। उन्होंने उसके समक्ष एक विकट समस्या खड़ी कर दी। इसके लिए भी बाबर उत्तरदायी था। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने हुमायूं तथा कामरान का भाग 6 तथा 5 के अनुपात में निश्चित कर भविष्य में हुमायूं के लिए समस्या उत्पन्न कर दिया था। इसके अतिरिक्त बाबर ने अपने वसीयत में हुमायूं को अपने भाइयों से उदारतापूर्ण व्यवहार करने का निर्देश दिया था। इसलिए हुमायूं ने सदैव अपने भाइयों के प्रति दयापूर्ण रवैया अपनाया, किंतु उसके भाई सदैव उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किए। अफगान। हुमायूं के सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे। बाबर द्वारा पराजित होने के बाद भी उनका साहस कम नहीं हुआ था। उस समय अफगान गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बिहार था, जहां पर महमूद खां लोदी ने बिहार के अफगानों को संगठित करने के प्रयास में लगा था। वह स्वयं अपने आप को दिल्ली के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था। उसे बीबन तथा बयाजीत जैसे योद्धाओं और अनेक अफगान जागीरदारों का समर्थन प्राप्त था जो भारत में अफगान राज्य की पुनर्स्थापना के लिए इच्छुक थे। इसके अतिरिक्त शेर खां भी हुमायूं का प्रबलतम शत्रु था। मुगल सेवा को छोड़कर वह बिहार चला गया था तथा अफगानों को संगठित कर मुगलों को भारत से निकालने एवं पुनः अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहा था। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा। गुजरात। उस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसके पास एक विशाल सेना और अच्छा तोपखाना था। वह मुगलों के विरुद्ध अफगानों को शरण दे रहा था। फतह खां, कुतुब खां व आलम खां लोदी जैसे अफगानों को उसका संरक्षण प्राप्त था। हुमायूं का बहनोई मोहम्मद जमा खां भी विद्रोह कर बहादुर शाह के पास संरक्षण लिया था। बंगाल का शासक नुसरत शाह था। घाघरा के युद्ध में मुगलों की शक्ति से भयभीत होकर उसने बाबर से एक संधि की थी, किंतु बाबर के मृत्यु के बाद उसने इस संधि को भंग कर दिया तथा अफगानों का साथ देने लगा। चारित्रिक दुर्बलताएं। इन सभी कठिनाइयों के अतिरिक्त हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलता उसकी एक अपनी व्यक्तिगत कठिनाई थी।
इसके कारण उसकी समस्याओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। जिस स्थिति में वह शासक बना था, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता एवं सैनिक कौशल की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसके अंदर इसका अभाव था। वह वीर, साहसी एवं बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति था, किंतु उसमें राजनीतिक एवं सैनिक गुणों का अभाव था। उसके चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि वह किसी कार्य को पूरा किए बिना ही अधूरा छोड़कर दूसरा कार्य आरंभ कर देता था। यही कारण था कि उसका संपूर्ण जीवन संकट में रहा। वह पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसके जीवन का अंत हो गया। हुमायूं की प्रारंभिक भूलें। हुमायूं की प्रारंभिक भूलें अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन था, जो उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। वह मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। अपने पिता के इच्छानुसार उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर तथा कामरान को काबुल और कंधार का प्रांत दिया। इसके अतिरिक्त उसने अपने चचेरे भाइयों में से एक भाई मिर्जा सुलेमान को बदवशां का शासन प्रदान किया। इन तीनों भाइयों में कामरान अधिक कपटी निकला। वह केवल काबुल और कंधार से ही संतुष्ट नहीं था। जिस समय हुमायूं कालिंजर का घेरा डाले हुए था, उसी समय कामरान पंजाब पर अधिकार करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, किंतु हुमायूं अपने भाई से युद्ध करना उचित नहीं समझा। अतः उसने कामरान को पंजाब और मुल्तान भी दे दिया। इसके अतिरिक्त उसे हिसार फिरोजा का भाग भी दे दिया। कामरान के प्रति हुमायूं की ये दया ही उसकी सबसे प्रमुख भूल थी। कामरान का संपूर्ण पंजाब एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार के बाद मध्य एशिया से हुमायूं का संपर्क टूट गया। हुमायूं को अब आवश्यकता पड़ने पर न तो उत्तर पश्चिम की ओर से कोई सहायता प्राप्त हो सकती थी और न ही उस क्षेत्र से वह सैनिकों की भर्ती ही कर सकता था। कामरान के हाथों हिसार फिरोजा चले जाने से दिल्ली कंधार की मुख्य सड़क पर उसका अधिकार हो गया। प्रमुख युद्ध। सिंहासन पर बैठने के कुछ ही माह पश्चात हुमायूं को संघर्ष में फंसना पड़ा। उसके मुख्य शत्रु अफगान थे, अतः उन्हीं से उसका संघर्ष आरंभ हुआ। कालिंजर पर आक्रमण अफगान संघर्ष की एक कड़ी थी। कालिंजर पर आक्रमण। तिथि 1531 ईस्वी में। पक्ष से लिया गया है हुमायूं व प्रतापरुद्र। परिणाम संधि वार्ता संपन्न। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था। उस समय कालिंजर का शासक प्रतापरुद्र देव था। हुमायूं के कालिंजर अभियान का मुख्य कारण था प्रतापरुद्र देव द्वारा अफगानों के प्रति सहानुभूति। इसके अतिरिक्त कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था, जो सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला। इसी बीच हुमायूं का भाई कामरान ने पंजाब में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। दूसरी तरफ विद्रोही अफगानों ने पटना, बिहार में महमूद लोदी वंश का अंतिम शासक को सुल्तान घोषित कर दिया। अफगान अब जौनपुर की तरफ बढ़ रहे थे। शेर खां भी चालाकी से चुनार के दृढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। ऐसी स्थिति में हुमायूं युद्ध करने के बजाय संधि करना उचित समझा। अतः कालिंजर के राजा से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर और एक संधि कर हुमायूं आगरा लौट आया। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी। तिथि से लिया गया है 1532 ईस्वी में। पक्ष से लिया गया है हुमायूं व महमूद लोदी। परिणाम से लिया गया है हुमायूं विजयी। दोहरिया का युद्ध हुमायूं के राजत्व काल में अफगानों से पहला मुकाबला था। कालिंजर अभियान के पश्चात हुमायूं ने महमूद लोदी की तरफ ध्यान दिया। महमूद लोदी ने बीबन, बयाजीद एवं अन्य अफगान सरदारों से मिलकर जौनपुर और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। जौनपुर का मुगल प्रशासक जुन्नैद बरलास अफगानों से पराजित होकर भाग गया था। 1532 ईस्वी में हुमायूं एक विशाल सेना के साथ महमूद लोदी के विरुद्ध जौनपुर की ओर प्रस्थान किया। गोमती नदी के तट पर स्थित दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी पराजित हुआ। वह उड़ीसा की ओर भाग गया। कुछ अफगान गुजरात और बिहार चले गए। जौनपुर पर पुनः हुमायूं का अधिकार हो गया। सुल्तान जुनैद बरलास को जौनपुर का प्रशासक नियुक्त कर हुमायूं आगरा लौट आया। आगरा लौटकर उसने भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें अमीरों एवं उच्च पदाधिकारियों को बहुमूल्य खिलते एवं घोड़े पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। चुनार का घेरा। महमूद लोदी को पराजित करने के बाद हुमायूं शेर खां की ओर ध्यान दिया।
वह बिहार में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने बनारस के निकट चुनार पर भी अधिकार कर लिया था। चुनार का किला अत्यंत दृढ़ और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ये पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। अतः हुमायूं इस पर अधिकार करना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह शेर खां की बढ़ती शक्ति पर अंकुश लगाना चाहता था। अतः 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का दुर्ग घेर लिया। लगभग 4 माह के घेरे के बाद भी वह दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। इसी बीच गुजरात का शासक बहादुर शाह का दबाव राजस्थान पर बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में हुमायूं शेर खां से समझौता करना चाहा। शेर खां भी अभी हुमायूं से उलझना नहीं चाहता था। अतः उसने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग के माध्यम से संधि वार्ता चलाई। उसने हुमायूं की सेवा में अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजने का आश्वासन दिया। हुमायूं शेर खां के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आगर चला आया। चुनार के दुर्ग पर शेर खां का अधिकार बना रहा। हुमायूं ने दुर्ग का घेरा उठा लिया, परंतु शेर खां की शक्ति को न कुचलना आगे चलकर हुमायूं के लिए भारी भूल साबित हुई। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 और 36 ईस्वी तक। तिथि 1535 और 36 ईस्वी में। पक्ष बहादुर शाह व हुमायूं। परिणाम हुमायूं विजयी। हुमायूं का एक प्रबल शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो एक शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी शासक था। वह लगातार अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। मालवा व राजपूताना राज्य को विजित कर वह दिल्ली आगरा पर अधिकार की योजना बना रहा था। इसके अतिरिक्त उसने हुमायूं के शत्रुओं को भी शरण दे रखा था। ऐसी स्थिति में हुमायूं तथा बहादुर शाह से संघर्ष अनिवार्य हो गया। हुमायूं बहादुर शाह की गतिविधियों की ओर शीघ्र कोई ध्यान नहीं दे सका। महमूद लोदी को पराजित करने के बाद वह 1.5 वर्ष तक आगरा में व्यर्थ व्यतीत किया, किंतु बहादुर शाह अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था। 1531 ईस्वी में उसने मालवा को विजित किया। 1532 ईस्वी में उसने रायसीन के महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा 1535 ईस्वी में मेवाड़ को संधि करने के लिए बाध्य किया। इसके अतिरिक्त बहादुर शाह ने टकी के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की सहायता से एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था। बहादुर शाह की इस बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हुमायूं ने बहादुर शाह से निर्णयात्मक युद्ध करने का निश्चय किया। वह गुजरात पर आक्रमण करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना के साथ ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया। इस समय बहादुर शाह चित्तौड़ के घेरे में व्यस्त था। उस अवसर पर चित्तौड़ का शासक सिसोदिया वंश के राजा संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमजीत था। इस कठिन घड़ी में उसकी मां और राजमाता कर्णवती राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, किंतु हुमायूं ने रानी कर्णवती की कोई सहायता नहीं की। रानी कर्णवती की सहायता न करना हुमायूं की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। वह राजपूतों की मैत्री और सहयोग खो दिया, जिसका लाभ बहादुर शाह ने उठाया। इस बीच मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ के पतन का समाचार सुनकर हुमायूं आगे बढ़ा और मंदसौर के निकट पहुंच गया। बहादुर शाह की विजयी सेना हुमायूं से मुकाबला करने के लिए आगे आई, परंतु रूमी खां की सलाह पर बहादुर शाह ने रक्षात्मक नीति अपनाई। हुमायूं ने शत्रु के रसद पहुंचाने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके फलस्वरूप बहादुर शाह के शिविर में अनाज न पहुंचने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा उसके सैनिक व पशु भूखों मरने लगे। इस प्रकार बहादुर शाह की सेना अपनी ही जाल में फंस गई। अपनी पराजय को निश्चित मानकर बहादुर शाह कुछ साथियों के साथ मांडू भाग गया। हुमायूं ने उसका पीछा किया तथा मांडू का किला घेर लिया। बहादुर शाह मांडू से चंपानेर, चंपानेर से काम्बे और काम्बे से दीवू भाग गया। हुमायूं ने काम्बे तक उसका पीछा किया, परंतु वहां से चंपानेर के दुर्ग को जीतने के लिए वापस आ गया। चंपानेर पहुंचकर वह दुर्ग का घेरा डाला, जो इख्तियार खां नामक एक गुजराती अधिकारी के संरक्षण में था। 1 माह के घेरा के बाद अंत में 6 अगस्त 1535 ईस्वी को इख्तियार खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं को चंपानेर के दुर्ग से काफी धनराशि प्राप्त हुई, जिसे उसने अपने सरदारों और सैनिकों में उदारतापूर्वक बांटा। मांडू और चंपानेर के किलों की विजय हुमायूं की महान विजय थी। इस विजय के बाद उसने अहमदाबाद व उसके अधीनस्थ स्थान अपने भाई अस्करी को प्रदान किया।
इसके अतिरिक्त मीर हिंदू बेग को भड़ौच, तरदी बेग को चंपानेर तथा कासिम हुसैन सुल्तान को भड़ौच प्रदान किया। गुजरात का प्रबंध कर हुमायूं 22 फरवरी 1536 ईस्वी को मांडू पहुंचा। दुर्भाग्यवश गुजरात और मालवा की विजय क्षणिक सिद्ध हुई। हुमायूं के वापस आते ही अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों में बहादुर शाह के पक्ष में जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः बहादुर शाह गुजरात की जनता तथा पुर्तगालियों के सहयोग से खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। अस्करी ने अपने साथियों के सहयोग से बहादुर शाह को पराजित करने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ। इसी बीच तारदी बेग ने हुमायूं के पास ये सूचना भेजी कि अस्करी विद्रोह कर आगरा की ओर प्रस्थान कर रहा है। हुमायूं उस समय मांडू में था। ये तत्काल आगरा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ही दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। अस्करी हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ। हुमायूं की शंकाएं समाप्त हो गई। उसने अस्करी और हिंदूवेग आदि सभी को उदारता से क्षमा कर दिया। बहादुर शाह के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने शीघ्र ही मालवा तथा गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथ में पके फल की तरह गिरे और उतनी ही तेजी से निकल भी गए, किंतु बहुत दिनों तक बहादुर शाह सत्ता का उपभोग नहीं कर सका। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों से एक झड़प के दौरान समुद्र में डूबने के कारण दीव में उसकी मृत्यु हो गई। शेर खां से संघर्ष 1537 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। शेर खां हुमायूं का प्रबलतम शत्रु था। यह एक योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। चालाक अफगन बताकर बाबर ने हुमायूं को शेर खां के प्रति सचेत किया था। हुमायूं के सिंहासनरूढ़ के समय शेर खां का दक्षिणी बिहार तथा चुनार के दुर्ग पर अधिकार था। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह के विरुद्ध व्यस्त था, शेर खां ने बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति दृढ़ कर रहा था। बिहार में उसकी सत्ता सुदृढ़ रूप से स्थापित हो चुकी थी तथा बंगाल के कई परगना पर अधिकार कर लिया था। उस समय बंगाल का शासक महमूद शाह एक अयोग्य शासक था। 1536 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ को घेर लिया। महमूद शाह 13 लाख दीनार देकर शेर खां से संधि कर ली। शेर खां का पुत्र कुतुब खां अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आगरा से भागकर अपने पिता के पास पहुंच गया था। चुनार विजय 1337 ईस्वी। दिलावर खां के परामर्श पर हुमायूं ने 23 जुलाई 1537 ईस्वी को शेर खां के विरुद्ध प्रस्थान किया। मार्ग में उसने चुनार दुर्ग का घेरा डाला जो शेर खां के अधीन था। उस समय चुनार दुर्ग का रक्षक शेर खां का पुत्र कुतुब खां था। उसने शेर खां के योजनानुसार हुमायूं को अधिक समय तक रोकने का निश्चय कर रखा था। हुमायूं की सेना का संचालन रूमी खां कर रहा था जो बहादुर शाह का साथ छोड़कर हुमायूं की सेवा में शामिल हो गया था। ये घेरा लगभग 6 माह तक चला। अंत में मुगल सैनिकों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस बीच शेर खां को पर्याप्त समय मिल गया। उसने रोहतास और गौड़ के दुर्गों पर अधिकार कर लिया तथा गौड़ के खजाने को लूटकर रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रख दिया। बंगाल विजय। चुनार पर अधिकार के बाद हुमायूं आगे की ओर बढ़ा। कुछ समय के लिए वह बनारस में रुका। यहीं से उसने शेर खां से संधि वार्ता प्रारंभ की। उसने शेर खां के पास अपना एक दूत भेजा और अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु शेर खां की योजना दूसरी थी। वह बंगाल और बिहार पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। इस उद्देश्य से हुमायूं के प्रस्ताव के जवाब में उसने अलग से अपनी शर्तें पेश की। शेर खां इस शर्त पर उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर हो गया कि गौड़ तथा बंगाल उसे प्रदान किया जाए, जिसके बदले वह 10 लाख रुपए वार्षिक आगरा भेजने का वचन दिया। इसी बीच बंगाल के शासक महमूद शाह का एक दूत सहायता की याचना लेकर हुमायूं के पास पहुंचा और बंगाल पर आक्रमण करने की प्रार्थना की। सुल्तान महमूद की इस प्रार्थना पर हुमायूं ने शेर खां से अपनी वार्ता भंगकर बंगाल की ओर प्रस्थान किया। शेर खां ने हुमायूं के अपने वायदे तोड़ने का लाभ उठाया। उसने अफगानों को विश्वास दिलाया कि मुगल अफगानों का सर्वनाश करना चाहते हैं। हुमायूं के मार्ग में शेर खां के पुत्र जलाल खान ने बाधा डाली, परंतु उसका उद्देश्य युद्ध करना नहीं था बल्कि थोड़े समय तक हुमायूं को रोके रखना था, जिसमें वह सफल रहा। इसके पश्चात हुमायूं बंगाल पहुंचकर गौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया।
बंगाल पर अधिकार कर उसने वहां प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की तथा गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद रखा। अपनी इस सफलता के बाद हुमायूं कई माह तक आमोद प्रमोद में लीन रहा। हुमायूं की बंगाल विजय निरुद्देश्य थी। इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि बंगाल के विजय से ही उसके पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बंगाल विजय के पश्चात हुमायूं ने जो समय वहां आराम करने में व्यतीत किया, शेर खां ने उसी का सदुपयोग किया। उसने बनारस, कड़ा, कन्नौज, संभल आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया तथा जौनपुर और चुनार को घेर लिया। इस प्रकार हुमायूं के बंगाल से लौटने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इसी बीच हुमायूं को यह सूचना प्राप्त हुई कि उसका भाई हिंदाल ने उसके विश्वासपात्र शेख बहलोल का वध कर आगरा में स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर लिया है। ये सूचना मिलते ही हुमायूं शीघ्र ही आगरा लौटने का निश्चय किया। बंगाल का सुरक्षा भार जहांगीर कुली बेग को सौंपकर मार्च 1539 ईस्वी में हुमायूं आगरा के लिए कूच किया। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ। तिथि 26 जून 1539 ईस्वी में। पक्ष हुमायूं व शेर खां। परिणाम शेर खां विजयी। हुमायूं के आगरा लौटने की सूचना पाकर शेर खां उसे मार्ग में रोकने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने बिहार और जौनपुर आदि स्थानों से अपने सैनिकों को रोहतास के दुर्ग के निकट एकत्रित किया। वापस आने के लिए हुमायूं ने गंगा पार कर दक्षिणी मार्ग से ग्रांड ट्रंक रोड से चला। ये हुमायूं की बड़ी भूल थी, क्योंकि इस भाग पर अफगानों का अधिकार था। हुमायूं की सेना चौसा के निकट पहुंची। लगभग उसी समय शेर खां की सेना भी करमनाशा नदी के दूसरे तट पर पहुंच गई। दोनों सेनाएं लगभग 3 माह तक आमने सामने खड़ी रही। इस बीच शेर खां हुमायूं को धोखे से शांति वार्ता में उलझाए रहा। वस्तुतः वह वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मुगल सेना गंगा और करमनाशा नदियों के बीच में थी और यह भाग नीचा था, जिससे वर्षा का पानी आने पर नदियों में बाढ़ आ सकती थी और मुगल सेना कठिनाई में फंस सकती थी। वर्षा होते ही हुमायूं के शिविर में पानी भर गया। मुगल सेना को कठिनाई होने लगी। तोपखाना नाकाम हो गया, अतः मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई। स्थिति का लाभ उठाकर शेर खां ने 26 जून 1539 ईस्वी को रात्रि में मुगल छावनी पर आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में खलबली मच गई। सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए गंगा में कूद गए। हुमायूं ने वीरतापूर्वक अफगानों का सामना किया, किंतु भुजा में तीर लगने के कारण वह घायल हो गया। अपना प्राण बचाने के लिए वह घोड़े सहित गंगा में कूद गया, जहां निजाम नामक एक भिश्ती ने अपनी मशक के द्वारा उसे डूबने से बचाया। आगरा पहुंचने के बाद हुमायूं ने इसी निजाम नामक भिश्ती को आधे दिन के लिए बादशाह का अधिकार प्रदान किया था। चौसा के युद्ध में मोहम्मद जमा मिर्जा सहित हजारों मुगल सैनिक मारे गए। शेर खां विजयी हुआ। उसने मुगल बेगमों और स्त्रियों को जो युद्ध के दौरान शिविर में छूट गई थी, सम्मान सहित वापस भेज दिया। चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात ही शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा शरशाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के भी ढलवाया। शीघ्र ही उसने जलाल खां को भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात बनारस, जौनपुर और लखनऊ होते हुए कन्नौज पहुंचा। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। तिथि 17 मई 1540 ईस्वी में। पक्ष शेरशाह व हुमायूं। परिणाम शेरशाह विजयी। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा। इसी समय हिंदाल और विद्रोही मोहम्मद सुल्तान मिर्जा उसके सेवा में उपस्थित हुए, जिसे हुमायूं ने क्षमा प्रदान कर दिया। किंतु कामरान ऐसी संकटग्रस्त स्थिति में हुमायूं का साथ न देकर लाहौर लौटने का निश्चय किया। इसी बीच कामरान अस्वस्थ हो गया। उसे संदेह हुआ कि हुमायूं के आदेशानुसार उसे विष दिया गया है। इस कारण वह अपनी अधिकांश सेना के साथ लाहौर चला गया। जब शेर खां को हुमायूं के भाइयों के मध्य इस मतभेद का पता चला तो स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने अपने पुत्र कुतुब खां को चंद्री की ओर भेजा। किंतु कुतुब खां कालपी के निकट मुगलों द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। इस घटना से शेर खां बहुत दुखी हुआ। अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए वह कन्नौज पहुंचा तथा गंगा नदी के तट पर सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी। इसी समय मोहम्मद सुल्तान मिर्जा अपने पुत्र सहित हुमायूं के शिविर से पलायन कर गया, जिससे हुमायूं की सेना में असंतोष उत्पन्न हो गया। ऐसी दशा में हुमायूं युद्ध करना उचित समझा।
परंतु नदी पार करते ही घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। मुगल खेमे में पानी भर गया। मुगल अपनी सेना और खेमों को ऊंची भूमि पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि 17 मई 1540 ईस्वी को अचानक अफगानों ने उन पर आक्रमण कर दिए। मुगल सेना पराजित हुई तथा शेर शाह विजयी हुआ। पराजित होने के बाद हुमायूं तथा उसके भाई हिंदाल किसी प्रकार बचकर आगरा पहुंचे, किंतु यहीं ठहर नहीं सके क्योंकि शेर खां उनका पीछा कर रहा था। आगरा से हुमायूं लाहौर तथा यहां से ईरान चला गया। कन्नौज अथवा विलग्राम का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया तथा द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हुमायूं का निर्वासन 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक। कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं आगरा पहुंचा। वहां से अपने परिवार और कोष सहित दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, किंतु शेर खां उसका पीछा कर रहा था। दिल्ली से वह लाहौर अपने भाई कामरान के पास पहुंचा। शेर खां हुमायूं का पीछा करते हुए पंजाब तक पहुंच गया। हुमायूं अपने भाइयों के सहयोग से शेर खां के विरुद्ध योजना बनाना चाहता था, किंतु दुर्भाग्य से उसे भाइयों का सहयोग नहीं मिला। कामरान उसके लिए प्रभावशाली शत्रु सिद्ध हुआ तथा समय समय पर उसका मार्ग अवरुद्ध करता रहा। हिंदाल भी हुमायूं का साथ छोड़ दिया। अंत में बाध्य होकर उसे सिंध जाना पड़ा। सिंध पहुंचकर हुमायूं ने वहां के शासक शाह हुसैन अरगुन से सहायता मांगी, किंतु उसे कोई सहायता नहीं मिली। मार्ग में उसने भखर का घेरा डाला। इसी समय उसने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानू बेगम से विवाह किया। हुमायूं के कठिनाइयों से उबकर उसके अधिकांश सैनिक साथ छोड़ दिए। हिंदाल भी हुमायूं की अवज्ञा कर कंधार चला गया। अपने भाई हिंदाल के व्यवहार से निराश होकर हुमायूं ने जोधपुर के राजा मालदेव से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि उसने हुमायूं की सहायता के लिए 20,000 राजपूत सैनिक देने का वचन दिया था। किंतु हुमायूं जब जोधपुर के निकट पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि राजा मालदेव उसके साथ विश्वासघात करना चाहता है। अतः हुमायूं ने अमरकोट के राणा वीरसा, जिसने भखर तथा थटा विजय में हुमायूं की सहायता का वचन दिया था, के पास चला गया। अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। पुत्र का जन्मोत्सव मनाने के बाद हुमायूं ने राणा वीरसाल की सहायता से भखर पर आक्रमण कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश किसी बात पर मतभेद हो जाने के कारण बहुत से राजपूत सैनिकों ने मुगलों का साथ छोड़ दिया। शाह हुसैन अरगुन भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं था। अतः उसने हुमायूं से संधिवार्ता आरंभ की। संधि के अनुसार हुमायूं ने सिंध छोड़ने का आश्वासन दिया। शाह हुसैन ने भी हुमायूं को कंधार के लिए मार्ग देने और रसद व धन देने का आश्वासन दिया, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया और कांधार के लिए प्रस्थान किया। इस समय कांधार पर कामरान की ओर से अस्करी सूबेदार था। दोनों ने मिलकर हुमायूं को कैद करने की योजना बनाई। हुमायूं को इस योजना की जानकारी मिल गई, किंतु यह अपने भाइयों से संघर्ष करना नहीं चाहता था। अतः अपने शिशु अकबर को जीजी अनगा और माहम अनगा नामक 2 भाइयों के संरक्षण में छोड़कर पत्नी हमीदा बानो बेगम व अन्य साथियों के साथ कांधार से ईरान का मार्ग पकड़ लिया। अस्करी ने बालक अकबर के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया तथा उसकी देखरेख अपनी पत्नी सुल्तान बेगम को सौंपा। 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान पहुंचा। ईरान के शाह तहमास्प ने सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। शाह तहमास्प शिया मत का था। वह हुमायूं को भी शिया मत स्वीकार करवाना चाहता था। प्रारंभ में हुमायूं शिया मत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, किंतु ईरान के शाह को सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उसने कुछ समय के लिए शिया मत स्वीकार कर लिया। शाह तहमास्प तथा हुमायूं में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार शाह तहमास्प हुमायूं को 17,000 अश्वारोही सेना देने का वचन दिया। इस सहायता के लिए हुमायूं ने शाह को कांधार प्रदान करने तथा उसकी भतीजी से विवाह करने का वचन दिया। बैरम खान ने शाह तहमास्प व हुमायूं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हुमायूं की भारत की ओर वापसी। ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। अतः यह एक बार पुनः भारत में अपने भाग्य आजमाने के लिए लालायित हो उठा। किंतु इससे पूर्व वह मध्य एशिया में अपनी शक्ति संगठित करने एवं विद्रोही भाइयों को नियंत्रण में लाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने कांधार विजय की योजना बनाई।
कांधार विजय ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं कंधार के लिए प्रस्थान किया। कंधार में उस समय अस्करी कामरान के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। 29 दिसंबर 1544 ईस्वी को हुमायूं सीस्तान पहुंचा। वहां से उसने बुस्त के दुर्ग का घेरा डाल दिया जिस पर कामरान का अधिकार था। एक युद्ध के बाद हुमायूं ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह कंधार की ओर बढ़ा। कंधार को जीतना हुमायूं के लिए आसान नहीं था, अतः उसने बैरम खां को अपना दूत बनाकर कामरान के पास भेजा। बैरम खां ने कामरान और हिंदाल से भेंट की जिसके परिणामस्वरूप हिंदाल तथा उसके बहुत से अमीर हुमायूं के पक्ष में चले गए। अब हुमायूं ने कंधार का दुर्ग घेर लिया। अंत में विवश होकर अस्करी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं ने कंधार जीतकर उसे ईरान के शाह को सौंप दिया। परंतु शीघ्र ही कंधार के शाह के पुत्र के मृत्यु हो जाने के बाद हुमायूं ने पुनः इसे अपने अधिकार में ले लिया तथा बैरम खां को वहां का शासक नियुक्त किया। काबुल एवं बदख्शां विजय कांधार विजय के बाद हुमायूं काबुल विजय का निश्चय किया जिस पर कामरान का आधिपत्य था। 17 नवंबर 1545 ईस्वी को हुमायूं काबुल में प्रवेश किया। कामरान ने हुमायूं का मुकाबला किया परंतु पराजित हुआ। हुमायूं का काबुल पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात वह बदख्शों को विजित करने के लिए प्रस्थान किया जिस पर सुलेमान मिर्जा का अधिकार था। सुलेमान मिर्जा पराजित हुआ। बदख्शा पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इसी समय हुमायूं बीमार पड़ गया। उसकी अस्वस्थता का लाभ उठाकर कामरान ने 1546 ईस्वी में काबुल पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं पुनः काबुल अभियान के लिए प्रस्थान किया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसी समय जब हुमायूं तोपखाने से काबुल के दुर्ग पर प्रहार कर रहा था, कामरान ने बालक अकबर को दुर्ग की दीवार पर बैठा दिया, किंतु महामनगा ने अकबर को अपने गोद में ले लिया। हुमायूं ने तोपों की दिशा बदल दी जिससे अकबर बच गया। अंत में कामरान ने संधि की प्रार्थना की जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। हुमायूं का पुनः काबुल पर अधिकार हो गया। अब वह बल्ख विजय के लिए प्रस्थान किया। हुमायूं की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कामरान उज़्बेकों की सहायता से 1549-50 ईस्वी में एक बार पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया। अतः हुमायूं तीसरी बार काबुल पर अधिकार करने के लिए आया। कामरान पुनः पराजित हुआ। वह भेष बदलकर भाग गया किंतु अस्करी पकड़ा गया। इस बार हुमायूं ने अस्करी को दंडित किया। बाद में उसकी प्रार्थना पर हज के लिए मदीना जाने की अनुमति प्रदान की गई जहां 1557-58 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कामरान अभी भी हुमायूं के विरुद्ध अभियान जारी रखा था। 1551 ईस्वी में वह पुनः काबुल के निकट पहुंचा। हुमायूं उसका मुकाबला करने के लिए पहुंचा। 23 नवंबर 1551 ईस्वी को दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसी युद्ध में हुमायूं की ओर से युद्ध करते हुए हिंदाल मारा गया। कामरान अंतिम रूप से पराजित हुआ और भाग गया। शरण की तलाश में वह गखरों के सरदार सुल्तान आदम के पास पहुंचा जिसने उसे हुमायूं को सौंप दिया। दंड स्वरूप हुमायूं ने उसे अंधा करवा दिया। बाद में उसकी प्रार्थना पर हज के लिए मक्का भेजा गया जहां 1558 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब भाइयों के विद्रोह से सुनिश्चित होकर हुमायूं अपना ध्यान भारत पुनर्विजय की ओर आकर्षित किया। भारत की पुनर्विजय 1555 ईस्वी। 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। इस समय पंजाब में सिकंदर सूर, संभल में इब्राहिम सूर, चुनार से बिहार तक के क्षेत्र आदिल शाह सूर, मालवा में बाज बहादुर तथा बंगाल में मोहम्मद खां सूर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर शासन कर रहे थे। ये सभी गद्दी प्राप्त करने के लिए लालायित थे। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं को गद्दी प्राप्त करने के लिए सुनहरा अवसर था। पंजाब पर अधिकार। भारत की पुनर्विजय की तैयारी कर हुमायूं 12 नवंबर 1554 ईस्वी को काबुल से प्रस्थान किया। सिंधु नदी के निकट बैरम खां भी अपनी सेना के साथ हुमायूं से आ मिला। सिंध नदी पार कर हुमायूं पंजाब में प्रवेश किया तथा रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग का रक्षक तातार खां भाग निकला। इसके बाद हुमायूं कलानों पहुंचा। यहां उसने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग का नेतृत्व स्वयं संभाल, दूसरे भाग को बैरम खां एवं तरदी बेग के नेतृत्व में हिसार की ओर भेजा तथा तीसरे भाग को शहाबुद्दीन एवं फरहत खां के नेतृत्व में लाहौर की ओर भेजा।
शहाबुद्दीन एवं फरहद खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। उधर बैरम खां ने भी हिसार, जालंधर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी। तिथि 15 मई 1555 ईस्वी में। पक्ष हुमायूं व अफगानों के बीच। परिणाम हुमायूं विजयी हुआ। पंजाब व उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर मुगलों के अधिकार के बाद अफगान सुल्तान सिकंदर सूर आतंकित हो गया। उसने अपने सेनापति तातार खां एवं हैबात खां को मुगलों को रोकने के लिए भेजा। 15 मई 1555 ईस्वी को लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर मुगल व अफगानों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें अफगान पराजित हुए। इस विजय के बाद संपूर्ण पंजाब, हिसार, फिरोजा और दिल्ली के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी। तिथि 22 जून 1555 ईस्वी में। पक्ष हुमायूं व सिंदर सूर के बीच। परिणाम हुमायूं विजयी हुआ। मच्छीवाड़ा के युद्ध में पराजित होने के बाद सिकंदर सूर एक विशाल सेना के साथ हुमायूं का मुकाबला करने के लिए प्रस्थान किया। 22 जून 1555 ईस्वी को दोनों के मध्य सरहिंद के निकट युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग खड़ा हुआ। सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया तथा मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया तथा दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अंतिम दिन व मृत्यु। दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त करने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। अपने पुत्र अकबर को हिसार का क्षेत्र प्रदान किया। अबुल-अमाली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। इसी प्रकार बैरम खां को सरहिंद, तारदी बेग को मेवात, सिकंदर खां उज़्बेक को आगरा, अली कुली खां को संभल और हैदर मोहम्मद खां अख्ताबेगी को बयाना में नियुक्त किया। पदों के नियुक्ति के बाद उसने शेष बचे विद्रोहियों व प्रतिद्वंद्वियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। किंतु 20 जनवरी 1556 को अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया तथा अंत में 24 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हुमायूं के पतन के कारणों को लेकर विद्वानों में विवाद है। परंपरानुसार उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण उसकी चारित्रिक दुर्बलता को मनाना जाता है, परंतु इतिहासकार प्रो. सतीश चंद्र उसके पतन का प्रमुख कारण अफगानों की शक्ति का सही आकलन न कर पाने को मानते हैं। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। कानून हुमायूं से पता चलता है कि उसने प्रशासन में सहायता के लिए अहल-ए-मुराद नामक वर्ग का गठन किया जिसमें मुख्यतः नर्तक और नर्तकियां शामिल थे। उसने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगती थी जबकि राज परिवार के लोग खरीदारी करते थे। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह मुख्यतः इतवार को पीले, शनिवार को काले एवं सोमवार को सफेद रंग पहनता था। वह अफीम का बहुत सेवन करता था।